हाय बच्चों, कैसे हो आप। आज हम लोग किरण प्रकाशिकी का अगला लेक्चर पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 4, जिसमें मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को गोलीय दर्पण संबंधी कुछ परिभाषाएं। इसके पहले मैंने पढ़ाया हुआ था कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण के प्रकार क्या हैं। तो गोलीय दर्पण के प्रकार में मैंने आपको पढ़ाया हुआ था कि गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, जिसमें एक उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। और ये भी मैंने डेफिनेशन बताया हुआ था कि गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग होता है, जिसके एक तल पर कलई की गई होती है तथा दूसरा तल परावर्तक तल होता है। ये पहले से मालूम है। जब गोला है तो इसका एक केंद्र होगा, और इस बेसिस पर हमने डिस्कस किया था कि जिस दबे हुए तल पर अगर कलई की गई है तो वो उत्तल दर्पण को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर उभरे हुए तल पर कलई की गई है तो वो अवतल दर्पण को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें जो है गोलीय दर्पण संबंधी कुछ परिभाषाएं इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसके अंतर्गत हमारा है दर्पण का वक्रता केंद्र, दर्पण की त्रिज्या यानी गोलीय दर्पण की त्रिज्या, उसके बाद से ध्रुव, उसके बाद से मुख्य अक्ष, फोकस, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, फोकस तल, द्वारक। तो इन सब चीजों पर अगर हम डिस्कस करें तो पहला हम पॉइंट यूज करने जा रहे हैं दर्पण संबंधी कुछ परिभाषाओं में। दर्पण संबंधी कुछ परिभाषाएं जिसमें पहला पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं वक्रता केंद्र। कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है कि गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो डेफिनेशन आगे बढ़ाते हैं कि गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसमें यह दिखाया गया है गोलीय दर्पण के लिए कि अगर यह एक दर्पण है, दर्पण M1 M2, अगर इसका जिक्र करें तो इसका भी केंद्र ये होगा। अगर इस दर्पण का केंद्र यूज करें M2 M3 M3 M4, तो इस दर्पण का भी केंद्र C होगा। तो अगर मैं पूछूं कि दर्पण का वक्रता केंद्र क्या है, तो वक्रता केंद्र का पॉइंट ही रहा C, वक्रता केंद्र। अब यहां हम चलते हैं कि दर्पण का गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो वक्रता त्रिज्या पर हम वर्क करेंगे। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है कि दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को हम दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो डेफिनेशन हमारा यूं रहेगा कि गोलीय
दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या इसे दो तरह से स्मॉल आर या कैपिटल आर दोनों बेसिस पर हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसे स्मॉल आर द्वारा, कुछ बुकों में कैपिटल आर भी है, कुछ बुकों में स्मॉल आर भी है, तो इसे स्मॉल आर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो कहें कि वक्रता त्रिज्या क्या है? गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को ही दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो पहला पॉइंट रहा हमारा वक्रता केंद्र, दूसरा पॉइंट रहा वक्रता त्रिज्या, तीसरा पॉइंट हम यूज करने जा रहे हैं इसमें ध्रुव क्या है? ध्रुव, दर्पण का ध्रुव, पोल। तो या हम कहें कि दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को या दर्पण के मध्य बिंदु को ही दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो डेफिनेशन है कि दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जिसमें दर्पण है M1 M2 का ये मध्य बिंदु अगर ये है तो ये ध्रुव कहलाएगा। अगर M3 M4 का अगर दर्पण ये यूज कर रहे हैं, इसका मध्य बिंदु P है तो ये ध्रुव कहलाएगा। तो दर्पण के मध्य बिंदु को ही दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दूसरे तरह से हम डेफिनेशन दे सकते हैं कि दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगर सिंगल लाइन के अकॉर्डिंग हम देखें तो अवतल दर्पण ये रहा, अवतल दर्पण का अगर मध्य बिंदु हम यूज कर रहे हैं तो दर्पण का ये मध्य बिंदु कहलाएगा, ये मध्य बिंदु जो है दर्पण का ध्रुव कहलाएगा। तो उत्तल और अवतल दर्पण यहाँ हम M1 M2 अगर दर्पण का नाम दे दें तो इसका ध्रुव जो है P होगा, यानी ध्रुव ये हो गया हमारा, पोल हो गया। अब हमारे पास ऑप्शन है कि दर्पण का मुख्य अक्ष क्या कहलाता है? मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? तो दर्पण का मुख्य अक्ष की बात हम करते हैं। दर्पण कौन सा दर्पण है? गोलीय दर्पण। दर्पण का मुख्य अक्ष, बेसिकली ये सब चीजें लिखवाई नहीं जाती है, बता दिया जाता है, याद रखा जाता है। प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर, स्फेरिकल मिरर या ओनली मिरर, यहाँ मिरर का मतलब है गोलीय दर्पण से। तो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्फेरिकल मिरर, तो हम कहें दर्पण का मुख्य अक्ष, दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। या दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाता है। तो यहाँ दर्पण का मुख्य अक्ष की बात यह है कि दर्पण के वक्रता केंद्र व ध्रुव, वक्रता केंद्र C की बात करते हैं, और ध्रुव P से होकर जाने वाली रेखा, दर्पण का
मुख्य अक्ष कहलाता है, मुख्य अक्ष कहलाता है या अक्ष कहलाती है। अगर हम बेसिकली इसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट करें तो मान लीजिए कोई दर्पण है M1 M2 और ये अवतल दर्पण को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका वक्रता केंद्र यानी अगर इसको कंप्लीट हम करें स्फीयर के फॉर्म में तो इसका वक्रता केंद्र यहाँ पे आएगा। इसका मान ध्रुव ये है, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा यानी मुख्य अक्ष की बात कर रहा है, तो हम इसको x और x डैश के द्वारा रिप्रेजेंट करें तो x डैश जो है दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाएगा, जिससे डिनोट हम क्या कर सकते हैं x डैश। या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नहीं तो नोट कर लीजिए। तो अब तक इसके दर्पण संबंधी कुछ परिभाषाओं में हमने पढ़ा वक्रता केंद्र, दूसरा वक्रता त्रिज्या, तीसरा ध्रुव, चौथा दर्पण का मुख्य अक्ष। अब जो है अगला इसमें डेफिनेशन है हमारा कि दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं, अपर्चर ऑफ मिरर, द्वारक। तो द्वारक की परिभाषा क्या है, दर्पण का द्वारक क्या है, द्वारक अपर्चर। तो अपर्चर क्या है, दर्पण का अपर्चर दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, दर्पण का जो परावर्तक तल है उसका अगर व्यास का हम इमेजिनेशन करें तो आप देख सकते हो कि अगर दर्पण कोई अवतल है या उत्तल है तो उसका एक परावर्तक तल होगा, उसका व्यास होगा। तो दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, दर्पण का परावर्तक तल अगर ये अवतल दर्पण है तो इसका ये परावर्तक तल हुआ, इसका ये व्यास हो जाएगा। आप समझ सकते हो, व्यास ये हो गया। व्यास में हम ए और बी यूज कर सकते हैं। तो यानी मैं पूछूं कि इस दर्पण का अपर्चर क्या है, द्वारक क्या है, तो ए बी हो जाएगा। यानी दर्पण डेफिनेशन हम यूज कर सकते हैं, दर्पण के परावर्तक तल, परावर्तक पृष्ठ कह सकते हैं या तल कह सकते हैं, तल के व्यास को, व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। अगर मैं कहूं कि इससे दर्पण का द्वारक क्या है तो आप चित्र के अनुसार ए बी जो है, ए बी दर्पण का द्वारक हो सकता है। ए बी क्या हो सकता है, दर्पण का द्वारक है। अब जो है दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है, दर्पण का मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस ऑफ मिरर, प्रिंसिपल एफपी ऑफ मिरर, स्फेरिकल मिरर और मिरर, क्योंकि हम लोग गोलीय दर्पण ही पढ़ रहे हैं। तो दर्पण का मुख्य फोकस क्या है, दो तरह से डिफाइन किया जा सकता है, दो अवतल और उत्तल के लिए, लेकिन हम यहाँ पर अवतल का कॉन्सेप्ट लेंगे कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं वह दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। तो डिफाइंड इस तरह से हम कर सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें
दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। इसे F द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह डेफिनेशन आसान है कि अगर कोई दर्पण है और उस दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर काटती है, वह दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। अगर हम अवतल की बात करें तो मुख्य बिंदु पर काटता है, और उत्तल की बात करें तो उस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, तो या उस बिंदु पर केंद्रित प्रतीत होती हैं। ऐसे लगता है कि उस बिंदु पर जो है उस बिंदु से जो किरणें जो है बाहर की ओर निकल रही हैं। तो हम अवतल के बेसिस पर ही एक फिगर बनाते हैं कि मुख्य अक्ष का, कि अगर ये अवतल दर्पण है तो इसका एक मुख्य अक्ष होगा, और मुख्य अक्ष के समांतर ये हमारा P है। मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें इस पे चल रही हैं, प्रकाश किरणें चल रही हैं, वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं या जिस बिंदु पर मिलती हैं, वही दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है, और इसे F द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा रेज डायग्राम है, जिसके अकॉर्डिंग जो है इसका किरण आरेख हम दिखा सकते हैं कि दर्पण का मुख्य फोकस क्या है। तो अवतल के बेसिस पर मैंने दिखाया हुआ है इसमें, इसी तरह से उत्तल के बेसिस पर आप दिखा सकते हो दर्पण का मुख्य फोकस। तो दर्पण का मुख्य फोकस क्या है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं, दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। इसी में आगे हमारा पॉइंट है दर्पण का फोकस दूरी या ओनली फोकस दूरी की बात करते हैं। तो फोकस दूरी की अगर हम बात करें तो दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। तो बोलिए दर्पण की फोकस दूरी या फोकस दूरी हम यूज करें, फोकस दूरी, फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ में आप देखोगे कि दर्पण का मुख्य फोकस है, ध्रुव है, तो दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। तो यहाँ डेफिनेशन लिखते हैं कि दर्पण के मुख्य फोकस दर्पण के मुख्य फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं, वाली फोकस दूरी कह सकते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल f द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है
कि दर्पण के मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं, या दर्पण के मुख्य फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एक छोटा सा रिलेशन आता है कि फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या, दर्पण की फोकस दूरी तथा दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। लोअर क्लास में बताया जाता है, क्लास 10th में बताया जाता है कि दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। द फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। तो इसमें जो है हम सीधा सा डेफिनेशन लिखते हैं कि दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण मीन्स गोलीय दर्पण, दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। लेकिन इसके लिए कुछ सिचुएशंस क्रिएट भी किए जाते हैं कि उसका द्वारक बहुत छोटा हो। उस सिचुएशन में यदि दर्पण की फोकस दूरी f वक्रता त्रिज्या स्मॉल r और कैपिटल R हो तो परिभाषा से आप लिख सकते हो, परिभाषा से f इक्वल टू r/2, या हम यूं कहें कि r इक्वल टू 2f। अगर इससे रिलेटेड एक एग्जांपल लें तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, अब गोलीय दर्पण में उत्तल लेंस अगर है, उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है पॉजिटिव ली जाती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव ली जाती है। तो वो साइन बाद में, साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। अगर मैं कहूं कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी बारह सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या की गणना कीजिए। तो आप इसमें जो है इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल 1 के रूप में हम यूज करने जा रहे हैं इसको। तो सॉल्यूशन आपका आसान है। सॉल्यूशन में हमारा बेसिकली जो है रिलेशन मालूम होना चाहिए, रिलेशन के अकॉर्डिंग जो गिवन है वो मालूम होना चाहिए। तो हम यहाँ जो क्वेश्चन के हिसाब से किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर, तो हियर f इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है। क्या पूछा जा रहा है, उसकी वक्रता त्रिज्या यानी r पूछी जा रही है। तो आपके पास ऑप्शन है कि r और f में रिलेशन आप जानो, तो बट वी नो दैट r इक्वल टू 2f, तो r इक्वल टू 2f, 2 इंटू 12 इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ओके, तो इसी तरह से आगे क्लासेज अपडेट रहेंगी, आप रेगुलर बने रहें। और इसमें जो है मैं छोटे से छोटे न्यूमेरिकल और एनसीईआरटी के टोटल क्वेश्चंस मैं कराते रहूँगा। जो जिस पॉइंट से रिलेटेड आएगा उसको मैं सॉल्व कराता रहूँगा, उसका टेंशन आप बिल्कुल ना लो, बस आप मन लगा के पढ़ो। जो भी टाइम बच रहा है बैक रिवीजन आप लोग करिए, जो भी टाइम बच रहा है नेक्स्ट अगर पढ़ने को मन कर रहा है तो कुछ आगे भी पढ़ते रहिए। बुक्स आपके पास एनसीईआरटी की बुकें हैं, उसके क्वेश्चंस अपने मन से सॉल्व करो। जो टॉपिक पढ़ चुके हो या उससे रिलेटेड मैंने जो है उसका डेरिवेशन बता दिया है तो उससे कुछ कोशिश करो, आप कर सकते हो। बाकी मैं अपडेट होते हुए
और इसको स्टेप बाय स्टेप कराता रहूँगा। एनसीईआरटी की कोई भी न्यूमेरिकल्स आपको नहीं छूटेंगे। अगर छूटते हैं तो आप ऑब्जर्व करते रहो, मुझे कमेंट करो, उसमें जो है जो भी कमियाँ रहेंगी उसको पूरा कराया जाएगा। और इसी के साथ अगला लेक्चर मैं दूंगा इसमें कि गोलीय दर्पण संबंधी कुछ परिभाषाएं तो आपकी हो गई। उसमें जो है गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनाए जाते हैं, जिसमें अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, तो उससे रिलेटेड मैं पहले छोटे पॉइंट्स पढ़ाऊंगा जिसमें आपको रहेगा कि प्रतिबिंब बनने के नियम, उसके बाद से अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, और उसके आगे जो है नेक्स्ट पॉइंट जो मिलेंगे उसको कराते हुए इससे रिलेटेड सभी एनसीईआरटी प्लस कैजुअल जो क्वेश्चंस होते हैं सब करा दूंगा। आप बिल्कुल उसका टेंशन छोड़ दो।